ये साल है 49 एसी जिसे वेस्टेरोस के इतिहास में ईयर ऑफ द थ्री ब्राइड्स कहते हैं क्योंकि इस साल तीन तीन टारगेरियन औरतें दुल्हन बनी थी यानी कि ब्राइड्स बनी थी। इसमें सबसे पहली ब्राइड बनी थी राइना टारगेरियन जिसने अपने जिंदगी की तीसरी शादी की थी। सो लास्ट चैप्टर में मैंने बताया कि कैसे राइना टारगेरियन फेयर आइलैंड पे वापस चली जाती है। सो वहां पे जाने के बाद में कुछ ही हफ्तों के बाद में उसने लॉर्ड मार्क फार्मान के सबसे छोटे बेटे एंड्रू फार्मान से शादी कर डाली और इस शादी में उसने सरप्राइजिंगली किसी भी टारगेरियन फैमिली मेंबर को बुलाया नहीं था। वेस्टेरोस के बड़े बड़े लॉर्ड्स में से सिर्फ लॉर्ड लाइमन लैनिस्टर और उनकी बीवी जकोस्टा लैनिस्टर इस शादी में आती है। इसी के साथ साथ हाउस फार्मान और हाउस लैनिस्टर्स के सभी बैनरमैन इस शादी में मौजूद थे। ये शादी मतलब एक बहुत बड़ी वेस्टेरोस में कंट्रोवर्सी रही थी क्योंकि शादी के समय में राइना 26 साल की थी और एंड्रू फार्मान सिर्फ 17 साल का था। और उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये रही थी कि राइना ने अपने फैमिली मेंबर्स को इस शादी में बुलाया नहीं था। कुछ ही दिनों में इस अचानक किए गए शादी की खबर किंग्स लैंडिंग में पहुंचती है और इस न्यूज से रीजेंट क्वीन एलिसा बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके बेटी राइना ने उसे बिना बुलाए और बिना बताए शादी कर डाली। रीजेंट क्वीन एलिसा के साथ साथ किंग जहेरिस भी अपने बड़े बहना से खफा हो जाता है। बट सबसे ज्यादा गुस्सा होता है रॉजर बराथियन क्योंकि वो चाहते थे कि उनके कुछ रिलेटिव्स में से किसी से राइना शादी करे। उसी में हाउस फार्मान जैसे एक छोटे माइनर हाउस के एक सेकंड बॉर्न सन के साथ शादी करना मतलब एक टारगेरियन औरत को सूट नहीं करता था। इसीलिए रॉजर और एलिसा राइना से चिढ़ गए थे। सो 49 एसी के शुरुआत में ऐसी कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें वेस्टेरोस में हो जाती है। बट इसी के साथ साथ किंग जहेरिस टारगेरियन का एक लेजेंडरी स्मॉल काउंसिल बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले मेगोर के पुराने हैंड बुढ़े एडवेल सेल्टिगार को मास्टर ऑफ कॉइन बनाया जाता है। फिर रीजेंट क्वीन एलिसा के भाई डेमोन वेलेरियन को मास्टर ऑफ शिप्स बनाया जाता है। इसके बाद में रिवर रन से प्रेंटिस टली को बुलाया जाता है और उन्हें मास्टर ऑफ लॉज बनाया जाता है। इन प्रेंटिस टली के साथ में उनकी प्यारी पत्नी लेडी लुसिंडा भी किंग्स लैंडिंग में आती है जो अपने फेथ ऑफ द सेवन के भक्ति के लिए पूरे वेस्टेरोस में फेमस थी। लास्टली लॉर्ड कमांडर ऑफ द सिटी वॉच पावरफुल सर कार्ल कॉर्ब्रे को बनाया जाता है जो उनके हाउस की शान वलेरियन स्टील तलवार लेडी फॉरलॉन को लेके किंग्स लैंडिंग में पधारते हैं। उनके आने से किंग्स लैंडिंग के सभी चोर और गुंडों की फट जाती है। एंड देन फाइनली देयर वाज हैंड ऑफ द किंग रॉजर बराथियन। ये रॉजर बराथियन मतलब नीले आंखों वाला काली दाढ़ी वाला एकदम पावरफुल बराथियन, एकदम तगड़ा और एकदम हैंडसम। उसके आवाज से ही सभी की फट जाती थी। आफ्टर ऑल इसमें उसके दादाजी ओरिस बराथियन का खून था और ये 5 बराथियन ब्रदर्स में सबसे बड़ा भाई था। रॉजर की कोई भी बीवी नहीं थी और ना ही उसके कोई बच्चे थे। सालों पहले उसकी बीवी वेस्टेरोस के किसी कैंसर के कारण मर गई होती है। तब से रॉजर सिंगल ही था और उसने कभी भी दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि वो अपने पहले बीवी से बहुत प्यार करता था। सर रॉजर बराथियन सालों से लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड रहा था और वो वेस्टेरोस के कुछ पावरफुल बंदों में से एक था। जब कोई भी किंग मेगोर टारगेरियन के खिलाफ जाने का सोच भी नहीं रहा था तब रॉजर मेगोर से सीधा डायरेक्ट पंगा लेता है और वो रिस्क लेके एलिसा और उसके बच्चों को अपने कैसल में पना देता है। इसी वजह से सभी वेस्टेरोस वासी बाद में रॉजर को द क्वीन मेकर करके भी बुलाने लगते हैं क्योंकि उसी के वजह से एलिसा क्वीन रीजेंट बनी होती है। सो मैंने हमेशा बताया कि कैसे रॉजर बराथियन ने ऑलमोस्ट 2 सालों तक एलिसा और उसके बच्चों को स्टॉर्म्स एंड पर पनाह दी। रॉजर की पत्नी और एलिसा का हस्बैंड दोनों भी मर गए थे जिसके कारण एलिसा और रॉजर अपने अपने जिंदगी में काफी अकेले पड़ गए थे। और फिर स्टॉर्म्स एंड पर रहते रहते रॉजर और एलिसा जल्द ही एक दूसरे के एकदम खास दोस्त बनने लगते हैं और धीरे धीरे यही क्लोज फ्रेंडशिप प्यार में बदलने लगती है। लॉर्ड रॉजर के प्यार भरे अंदाज से एलिसा भी उनसे थोड़ा बहुत प्यार करने लगती है। बट एलिसा ऐसा कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती थी जिससे होने वाले राजा जहेरिस के इमेज को कुछ ठेच पहुंचे। क्वीन एलिसा अभी भी अपने बेटे एगोन द अनक्राउंड, विसेरिस और अपने पहले पति एनिस को भूली नहीं थी। सो एलिसा अपने खुशी के बारे में ज्यादा सोच नहीं रही थी। उसे हमेशा जहेरिस और एलिसन की फिक्र रहती थी। सो स्टॉर्म्स एंड पर रहते रहते रॉजर और एलिसा एक दूसरे के जरूर करीब आए थे बट उनके बीच में कुछ ज्यादा प्यार वगैरह बढ़ा नहीं था। बट किंग्स लैंडिंग में अभी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो गए थे और वो दोनों वापस एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वेस्टेरोस के सभी स्मॉल फोक ने रीजेंट क्वीन एलिसा और उसके हैंड ऑफ द क्वीन रॉजर बराथियन को अपनाया था और जहेरिस भी सभी का चहीता राजा बनने लगा था। सो इसी वजह से एलिसा
एलिसा और रॉजर को लगने लगता है कि उनके प्यार को मे भी अभी वेस्टेरोस वासी अपना सकते हैं। अब किंग्स लैंडिंग में रहते रहते हैंड ऑफ द किंग रॉजर और रीजेंट क्वीन एलिसा एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज होने लगे थे और अभी वो अपने फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहे थे। अब प्यार किया तो डरना क्या, अगर है फीलिंग्स तो छुपाना क्या। लॉर्ड रॉजर ने सीधा क्वीन एलिसा को प्रपोज कर दिया और एलिसा ने इस चीज को हाँ कह दिया। अब ये तो उनकी क्यूट लव स्टोरी हो गई, बट इन्हें सबको बताना भी पड़ने वाला था। सो कुछ ही दिनों में वो दोनों स्मॉल काउंसिल मीटिंग में आते हैं और अपनी फीलिंग्स को सबके साथ शेयर करते हैं और सरप्राइजिंगली सभी स्मॉल काउंसिल मेंबर्स हंस के खुले दिल से उनके प्यार को अपनाते हैं। बट अभी ये बात एलिसा को अपने बेटे जहेरिस और बेटी एलिसन को समझानी थी और ये चीज वो कैसे करेगी। एलिसा को हमेशा ही डर था कि जहेरिस और एलिसन उसके प्यार रॉजर को अपनाएंगे नहीं, बट फाइनली कुछ ही दिनों में एलिसा ने बराबर से सही समय देख के ये बात जहेरिस और एलिसन को बता ही दी। पहले तो जहेरिस को लगता है कि अपने माँ की शादी मतलब ये कितनी अजीब सी चीज है, बट एलिसन के पास वो लड़कियों वाला एक सिक्स सेंस होता है और वो हंस के माँ एलिसा को कहती है, माँ मुझे तो ये पता ही था। बट जहेरिस को समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी 42 ईयर ओल्ड माँ अपने से 10 साल छोटे रॉजर बराथियन से क्यों शादी कर रही है। और उसी में जहेरिस को लग रहा था कि रॉजर थोड़ा कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा है और वो जानबूझ के पावर के लिए अपने माँ से शादी करना चाहता है। ऐसे कुछ गलत ख्वाब उसके दिमाग में आ रहे थे। बट एलिसन को लगता है कि लॉर्ड रॉजर सही में अपने माँ एलिसा से प्यार करते हैं और माँ एलिसा भी असल में रॉजर से प्यार करते हैं। इसीलिए एलिसन जहेरिस को समझाती है कि ये शादी उन्हें कबूल करनी चाहिए। वो जहेरिस को समझाती है कि अपनी माँ एलिसा सालों से कैसी अकेली थी और कैसे लॉर्ड रॉजर ने उसे सहारा दिया। सो वो एक्चुअली एक दूसरे से जेन्युइनली प्यार करते हैं, लॉर्ड रॉजर फेक नहीं है। ऐसा जब एलिसन जहेरिस को अच्छे से समझाती है तब जाके वो अपने माँ के शादी को एक्सेप्ट करता है। सो इस तरीके से फाइनली क्वीन रीजेंट एलिसा और हैंड ऑफ द किंग रॉजर बराथियन की शादी पूरे वेस्टेरोस में अनाउंस की जाती है और इसी के साथ साथ क्वीन एलिसा 49 एसी की दूसरी दुल्हन बनती है, यानी कि 49 एसी की वो सेकंड ब्राइड बनती है। ऑलमोस्ट 42 ईयर ओल्ड होके भी और 5 बच्चों की माँ बनने के बाद में भी एलिसा एकदम खूबसूरत लगती थी और ऐसा लगता था मानो वो अभी भी 20 साल की लड़की है। आज भी क्वीन एलिसा को देख के किंग्स लैंडिंग के मर्दों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती थी। सो पूरे वेस्टेरोस में बताया जाता है कि 2 महीनों के बाद में रॉजर बराथियन और एलिसा वलेरियन की शादी रेनिस के हिल पर आधे बने हुए ड्रैगन पिट में की जाएगी। बस फिर क्या है, किंग जहेरिस और एलिसन अपने माँ की शादी धूमधाम से कराने का फैसला करते हैं। किंग जहेरिस स्मॉल काउंसिल के मीटिंग में बोलता है कि पूरे वेस्टेरोस ने सालों तक मेगोर के जुल्म सहन किए हैं। स्मॉल फोक बेचारे इतने साल से रो रहे थे, बट अभी इस शादी के मौके पर पूरे वेस्टेरोस को मैं एंटरटेन करूंगा। और इसी के साथ शुरू होती है वेस्टेरोस के इतिहास की सबसे लेजेंडरी शादी, द गोल्डन वेडिंग, जो हैंड ऑफ द किंग रॉजर बराथियन और क्वीन रीजेंट एलिसा वलेरियन के बीच में होगी। सो इस गोल्डन वेडिंग के लिए पूरे वेस्टेरोस के सभी छोटे मोटे लॉर्ड्स और इवन एसोस के फ्री सिटीज के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को न्योता दिलाया जाता है। 2 महीनों के बाद में इस लेजेंडरी शादी के सभी फंक्शन शुरू होते हैं और इस शादी के लिए सबसे पहले आते हैं हाउस हाई टॉवर्स। सो सबसे पहले तो हाई टॉवर्स के डोनेल हाई टॉवर आते हैं और उसके साथ में ओल्ड टाउन के हाई सेप्टन और मोस्ट डिवाउट के सभी 77 मेंबर्स किंग्स लैंडिंग में पधारते हैं। फिर लैनिस्टर्स अपने 300 गोल्डन नाइट्स के साथ में किंग्स लैंडिंग में आते हैं। फिर इसी के साथ साथ एरिन्स, टायरेल्स और ऐसे ही बाकी सभी लॉर्ड्स एक एक करके किंग्स लैंडिंग में आने लगते हैं। बट सबसे स्वैग में एंट्री मारते हैं द स्टार्क्स ऑफ द विंटरफेल। मुझे कुछ लोगों ने हमेशा कमेंट्स में पूछा था कि अब तक के चैप्टर्स में हाउस स्टार्क कहाँ पे है, तो दोस्तों आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। सो सालों पहले स्टार्क ने किंग एगोन के सामने घुटने टिकाए थे और नॉर्थ को एक्चुअली टारगेरियंस के ड्रैगन से बचाया था। बट कई सारे नॉर्दर्न मैन और नॉर्दर्न हाउसेस में ऐसा फीलिंग था कि ये टारगेरियंस मतलब वलेरिया से आए हुए घुसपैठिया है, इन कमीने टारगेरियंस को ज्यादा भाव देना नहीं चाहिए। इसीलिए किंग स्टार्क और उसके बेटों में टारगेरियंस को लेके एक अलग से ही गुस्सा था। इसीलिए वो कभी भी आयरन थ्रोन के मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे। बस एक बार किंग एगोन ने विंटरफेल में रॉयल प्रोग्रेस किया था, तभी सभी स्टार्क्स और टारगेरियंस का एक कनेक्शन हुआ था। बट उसके
अलावा बाकी वैसे स्टार्क्स और टारगेरियंस का कभी कुछ ज़्यादा कनेक्शन हुआ नहीं था और स्टार्क्स को इन टारगेरियंस की कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं थी। किंग एगोन के बाद में एनिस राजा बना और वो तो कभी विंटरफेल में गया भी नहीं, और फिर एनिस के बाद में मेगोर ने फेथ मिलिटेंट की अपराइजिंग वगैरह ऐसा सब राड़ा शुरू कर दिया था और पूरा वेस्टेरोस जलाया। बट इन सब चीज़ों का हाउस स्टार्क को क्या लेना देना? वैसे भी स्टार्क्स और उनके सभी बैनरमैन नॉर्दर्न हाउसेस फेथ ऑफ द सेवन का धर्म फॉलो नहीं करते, एक्चुअली ओल्ड गॉड्स में बिलीव करते हैं। सो सभी नॉर्दर्न हाउसेस क्यों फेथ के मामले में इंटरफेयर करेंगे? इसीलिए एगोन के किंग बनने के बाद में स्टार्क्स और उनके नॉर्दर्न बैनरमैन चुपचाप पिछले 40 सालों से अपने अपने रीजन में रहे थे और वो कभी ज्यादा नॉर्थ से बाहर ही नहीं निकले। उन्हें कुछ नीचे जो चल रहा है उसकी कुछ पड़ी नहीं थी। बट अभी ऑलमोस्ट 50 सालों के बाद में विंटरफेल में रहने वाले हाउस स्टार्क ने ये टारगेरियंस के शादी का न्योता एक्सेप्ट किया था और फाइनली हाउस स्टार्क के लॉर्ड ऑफ विंटरफेल ब्रैंडन स्टार्क अपने बेटे वॉल्टन और एलेरिक स्टार्क के साथ में किंग्स लैंडिंग में पधारते हैं। हाउस स्टार्क और उनके नाइट्स का नॉर्दर्न स्वैग देख के किंग्स लैंडिंग की औरतें पागल ही हो जाती है। वैसे ही साउथ के रीजन डॉर्न में से हाउस मार्टेल किंग्स लैंडिंग में पधारते हैं और उनका भी एक अलग ही स्वैग होता है। इसी के साथ साथ पेंटोस में से 22 मैजिस्टर्स आते हैं और इवन आर्कॉन ऑफ त्योश भी आता है। अब ये सब शादी के लिए तो आए थे बट उनका असली मकसद था बॉय किंग जहेरिस से मिलना। सो इन सभी लॉर्ड्स को बॉय किंग जहेरिस को टेस्ट करना था। वो जानना चाहते थे कि ये बच्चा आखिरकार कैसा राजा बन सकता है। सो सब लॉर्ड्स किंग्सगार्ड के मेंबर्स जॉफ्री डॉगेट और किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर जाइल्स मॉरिगन से बात करके किंग जहेरिस के साथ में मीटिंग्स फिक्स करने लगते हैं और लिटरली हर एक मीटिंग के बाद में सभी लॉर्ड्स खुश होने लगते हैं। उन्हें समझता है कि जहेरिस कितना अच्छा राजा हो सकता है। जहेरिस सिर्फ 15 साल का होने आया था बट वो कुछ 50 साल के लॉर्ड्स को अपने मैच्योरिटी और प्लानिंग से चौंका देता था। उसका वेस्टेरोस को लेके विजन सुन के सभी लॉर्ड्स हक्के बक्के रह जाते थे। सभी लॉर्ड्स अपने रीजन के यही कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स लेके आते और जहेरिस कुछ ही मिनटों में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हल बता देता था। और सबसे खास बात यह थी कि जहेरिस को अगर नहीं पता था तो वो सीधा मुंह पे कहता भी था कि मुझे नहीं पता, मैं बच्चा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। और ये चीज़ भी लॉर्ड्स को बहुत अच्छी लगती थी। लॉर्ड वैंस ने कहा था कि जहेरिस बोलता कम है और सुनता ज्यादा है, जो कि एक अच्छे राजा की निशानी है। वैसे ही लॉर्ड रिकार्ड रोवन ने कहा था कि जहेरिस ने उनके साथ काफी रिस्पेक्टफुली बात की। वो एक राजा होके भी उसने हमें बहुत इज्जत दी, जिससे लॉर्ड रोवन बहुत इमोशनल हो जाते हैं। एक लॉर्ड कायल कोविंगटन ने कहा कि जहेरिस एक्चुअली उन्हें बहुत ही फनी लड़का लगा और वो दोनों भी काफी टाइम मीटिंग में हंस रहे थे। ऐसे ही किसी और लॉर्ड ने कहा कि जहेरिस ने एक बार गलत सजेशन दे दिया और उसके बाद में वो अपने खुद के स्टूपिडिटी पे जोक मार के हंसना शुरू कर देता है। इसके कारण वो लॉर्ड बहुत इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो बंदा अपने आप पे हंस सकता है उसमें कोई भी ईगो नहीं होता। फिर वैसे ही किसी लॉर्ड डैरी ने बोल दिया कि मैंने लाइफ में पहली बार दिल से किसी के सामने घुटने टिकाए, जो कि एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट था। और फाइनली सबसे तगड़ी तारीफ की लॉर्ड ऑफ विंटरफेल ब्रैंडन स्टार्क ने। उन्होंने सीधा कहा कि जहेरिस में मुझे उसके दादाजी एगोन दिखते हैं और एक्चुअली ये बंदा एगोन से भी बेहतर राजा बन सकता है और ये चीज फ्यूचर में होने ही वाली है, जो अगले चैप्टर्स में आपको पता ही चल जाएगा। सो ये तो हुई इस बॉय किंग जहेरिस की तारीफ। बट इस गोल्डन वेडिंग में पूरे रेल्म को पता चला कि प्रिंसेस एलिसन कौन है। सालों से प्रिंसेस एलिसन सबको बस नाम से पता थी बट उसके बारे में स्मॉल फोक और बाकी लॉर्ड्स को कुछ ज्यादा पता नहीं था। राइना फेयर कैसल पे बहुत बीमार थी इसलिए वो शादी में आ नहीं पाई थी और इसके कारण माँ एलिसा के शादी की पूरी जिम्मेदारी 13 साल के एलिसन पे आ जाती है। शादी में आने वाले सभी लेडीज और प्रिंसेसेस को बराबर से मैनेज करने की जिम्मेदारी एलिसन बखूबी से निभाती है। एलिसन एक तरह से इस पूरे गोल्डन वेडिंग की इवेंट मैनेजर बन जाती है। हाई बॉर्न लेडीज का खाना पीना देखना, सभी प्रिंसेसेस के नखरे संभालना, इन सभी चीजों की जिम्मेदारी प्रिंसेस एलिसन ने ली थी। प्रिंसेस एलिसन बचपन से ही एक बहुत ही पढ़ाकू लड़की रही थी और वो इस गोल्डन वेडिंग में सबको ताबड़तोड़ जवाब देती है। उसे अगर कुछ सही लगा तो वो किसी को भी कुछ भी बोल देगी। बट ऐसा नहीं था कि एलिसन में ईगो था। एलिसन बहुत ही हम्बल प्रिंसेस थी और उसके उल्टा बाकी प्रिंसेसेस से कम नखरे होते थे। सिर्फ 7 साल की उम्र में ही प्रिंसेस एलिसन वलेरियन लैंग्वेज बोलने लगी थी और उसने 10 साल की उम्र तक तो
7 पॉइंटेड स्टार जैसा होली बुक पूरा रट लिया था। सो प्रिंसेस एलिसन बहुत ही होशियार और बहुत ही चालाक लड़की थी। किंग्स लैंडिंग के एक सेप्टन कहते हैं कि अगर एलिसन लड़का होता था तो उसे मिस्टर बनने के लिए सिटाडेल भेज दिया जाता। सो ये थी प्यारी प्रिंसेस एलिसन जिसने अपने वेडिंग मैनेजमेंट के स्किल्स, अपने फनी अंदाज और नॉलेज से सभी का दिल जीत लिया। इवेंचुअली हिल ऑफ रेनिस पे बनने वाले ड्रैगन पिट में क्वीन रीजेंट एलिसा और रॉजर की शादी धूमधाम से की जाती है। ग्रैंड मास्टर बेनिफर की माने तो कुछ 50,000 स्मॉल फोक ये शादी देखने के लिए आए थे। शादी तो हुई बट उसके बाद में 7 दिनों तक पोस्ट वेडिंग फेस्टिविटीज भी रखी गई थी, जिसमें सबसे पहला तो ब्लैक वाटर बे में मॉक शिप की बैटल रखी गई थी, जिसमें आयरन आइलैंड्स के शिप, आर्बर के शिप, लैनी स्पोर्ट्स के शिप और इवन वलेरियन के शिप्स ने हिस्सा लिया था। फिर इसके बाद में एक लेजेंडरी इवेंट होता है जो अगले 200 सालों तक वेस्टरोस में सभी याद करते हैं। सो शादी के फेस्टिविटीज में एक नॉर्मल जाउस्टिंग और मेली की टूर्नामेंट तो रखी ही जाती है, बट मेली के टूर्नामेंट के दिन पर नए नवेली दुल्हन क्वीन रीजेंट एलिसा ने ऐलान किया कि जो भी इस मेली के टूर्नामेंट में जीतेगा उसे मेरे बेटे जहेरिस का किंग्स गार्ड बनने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ शुरू होता है वेस्टरोस के इतिहास का लेजेंडरी मेली कंपटीशन, द वॉर ऑफ द व्हाइट क्लॉक्स। ये वॉर ऑफ द व्हाइट क्लॉक्स बैटल होती है जहेरिस का किंग्स गार्ड बनने के लिए। सो जहेरिस के पास पहले से ही सर जाइल्स मोरिगन और जॉफरी डॉगेट जैसे डेडली फाइटर किंग्स गार्ड में मौजूद थे, बट और 5 किंग्स गार्ड जहेरिस को चाहिए थे और ये वॉर ऑफ द व्हाइट क्लॉक्स उसी के लिए होता है। हंड्रेड्स ऑफ तगड़े नाइट्स ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया क्योंकि वो बॉय किंग जहेरिस का किंग्स गार्ड बन के इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखना चाहते थे। सो मेली की फाइट शुरू होती है और इसमें एक बेवड़े मोटे नाइट सर विलियम स्टैकफोर्ड ने सभी का दिल जीत लिया था, बट वो 2-3 राउंड जीतने के बाद में आगे हार जाते हैं। फिर एक कोई मिस्टीरियस नाइट आता है जो अपने आप को सरपंट स्कारलेट कहता है और उसका बॉडी का आर्मर देख के सभी को पता चलता है कि ये कोई औरत होगी। ये सरपंट स्कारलेट इतना डेडली था कि उसने 4 फाइट्स जीती, बट फाइनली उसका मास्क उड़ाया जाता है और वो हार जाता है। और यहीं पे सबको पता चलता है कि सरपंट स्कारलेट है कौन। सो ये होती है जॉनक्विल ड्रेक, जो लॉर्ड ऑफ डस्केंडल की बास्टर्ड बेटी होती है। जॉनक्विल ड्रेक किंग्स गार्ड तो नहीं बन सकती, बट वो सभी की फेवरेट बनती है और आगे इस स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभाएगी। इवेंचुअली रीच से आए सर लॉरेंस रॉक्सटन, हाउस रॉयस के नाइट सर विक्टर द वैलियंट और लॉर्ड स्मॉलवुड के यहाँ पे काम करने वाला सर विलियम द वॉस्प, ऐसे 3 किंग्स गार्ड टूर्नामेंट में से किंग्स गार्ड के पोजीशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। देन किसी सिर्फ 22 ईयर ओल्ड सुपर फास्ट वॉरियर पेट द वुडकॉक को सर जॉफरी डॉगेट देखते हैं और वो बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। पेट द वुडकॉक बंदा नाइट भी नहीं होता, बट अपने स्पीयर से जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देता है, जिससे साक्षात सर जॉफरी इंप्रेस होकर उसे सबके सामने नाइट बनाते हैं और उनके रिकमेंडेशन की वजह से ही इस पेट द वुडकॉक को किंग्स गार्ड में लिया जाता है। फाइनली लास्ट किंग्स गार्ड बनता है एक 36 ईयर ओल्ड एक्सपीरियंस वॉरियर सैमगुड ऑफ सावर हिल, जो इसके पहले कई बैटल्स में लड़ चुका था और खास करके वो बैटल बीनीथ द गॉड्स आई में एगॉन द अनक्राउंड के आर्मी में लड़ा था और वो एक्चुअली वहां से बच के निकला था। सो आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितना भयानक वॉरियर हो सकता है। जहेरिस के ऐसे 7 किंग्स गार्ड तय होते हैं और वो वेस्टरोस के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 किंग्स गार्ड माने जाते हैं। और इसी के साथ साथ द गोल्डन वेडिंग भी खत्म हो जाती है। इस वेडिंग के बाद में सभी को अच्छे से पता चल जाता है कि किंग जहेरिस कौन है और प्रिंसेस एलिसन कौन है। इस वेडिंग की वजह से वेस्टरोसी लोगों के चेहरे पे मुस्कान वापस आ जाती है। जहेरिस ने बोला था कि जितना खर्चा करना है करो, बट स्मॉल फोक को खुश करो। इस गोल्डन वेडिंग की वजह से हजारों लोग किंग्स लैंडिंग में आए थे और इसके कारण किंग्स लैंडिंग के छोटे मोटे बार, ब्रॉथल्स, होटल्स, घोड़ों के तबेले, ऐसे सभी फुल कैपेसिटी में चले थे और इसी वजह से किंग्स लैंडिंग की इकोनॉमी अच्छे से सुधरने लगी और सभी लोग बहुत खुश थे। सो जैसे कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि 49 एसी का साल ईयर ऑफ 3 ब्राइड्स कहलाया गया था। अब पहले 2 ब्राइड्स मतलब माँ एलिसा और बेटी राइना टारगेरियन रहे थे, बट 49 एसी की तीसरी ब्राइड जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सो वो हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।